हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का टॉपिक है जून 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। इस वीडियो में हम जून 2024 का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर। तो चलिए पेपर का पैटर्न के बारे में बात करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट, आपका जो पेपर पैटर्न है वो आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम है। ये 3 घंटे का और 100 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें से आपको कुल 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जिसमें आपका भाग फर्स्ट और भाग सेकंड आएगा, जिसमें हर भाग में 5-5 क्वेश्चन होंगे। पहले भाग में से जो 5 क्वेश्चन होंगे उसमें से 2 क्वेश्चन, और जबकि दूसरा भाग है उसमें से 2 क्वेश्चन, यानी टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने। पहले भाग में से आपको 2 क्वेश्चन, सेकंड भाग में से आपको 2 क्वेश्चन, यानी ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए और बचा 1 क्वेश्चन। वो आप किसी भी एक भाग का कोई सा भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम इसका मीन्स देखें तो आपको एक भाग में से 2 और दूसरे भाग में से 3 क्वेश्चन करने अनिवार्य होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं और इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं। खंड फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, उदारवाद क्या है, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट, उदारवाद का उदय राजतंत्र, सामंतशाही तथा चर्च की निरंकुशता के विरोध में हुआ था। जब यूरोप के अंदर राजतंत्र और सामंतशाही और चर्च की जो निरंकुशता तेजी से बढ़ रही थी, तो उसके विरुद्ध में यूरोप में उदारवाद का जन्म हुआ। वैसे तो उदारवादी विचारधारा की अवधारणा लगभग 300 साल पुरानी है, परंतु 19वीं शताब्दी में ये विचारधारा अधिक लोकप्रिय हुई। उदारवाद का केंद्र बिंदु व्यक्ति है और ये व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इन्होंने स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना, क्योंकि ये व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना चाहते थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करने को उदारवाद कहा गया, क्योंकि उदारवाद जो था वो व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देता था और व्यक्तियों को अधिक से अधिक अधिकार और स्वतंत्रता देने का समर्थन करा उदारवाद ने। सामाजिक स्तर पर उदारवाद धर्म, नैतिकता तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। आर्थिक स्तर पर भी इन्होंने स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देने का समर्थन करा। व्यक्ति की उत्पादन के संबंधी स्वतंत्रता पर बल देते हुए और व्यक्ति पर किसी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं करते, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन हो। और वो किसी प्रकार के ऐसे कानून का समर्थन नहीं करते उदारवादी जो किसी व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता को छीनते हैं। तो ये कुछ उदारवाद की मान्यताएं, जैसे कि उदारवाद जो है मानवीय बुद्धि और विवेक में आस्था रखते थे। उदारवादी व्यक्ति को एक बुद्धिमान प्राणी और विवेकशील प्रणाली मानते थे, इसलिए इन्होंने मानवीय बुद्धि और विवेक का समर्थन करा। और साथ ही साथ उदारवाद सभी मनुष्य की स्वतंत्रता और समानता पर आधारित होना चाहिए, यानी ये कहते हैं कि व्यक्ति जो मनुष्य है उनको अधिक से अधिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता संबंधी जो समानता है उसका समर्थन भी इन्होंने व्यक्ति के साथ करा। उदारवाद लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि राज्य को जनता के हित के और जनता के कल्याण के ही कार्य करने चाहिए, यानी राज्य जो बना है वो व्यक्तियों के लिए है, इसलिए व्यक्ति के जो अधिकार और स्वतंत्रता है उनमें हस्तक्षेप राज्य को नहीं करना चाहिए, बल्कि मनुष्य को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सके। उदारवाद व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता और अधिकार देने का समर्थन भी करते हैं। उदारवादी व्यक्ति के जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता के अधिकारों में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार जो उदारवादी थे ये व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर और व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने का समर्थन करते हैं और व्यक्ति पर किसी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं करते। ये एक तरह से उदारवादी जो है वो मुक्त अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उदार लोकतांत्रिक राज्य। जी, लोकतंत्र वास्तव में ये ग्रीस शब्द का डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर माना जाता है, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। उदार लोकतंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो सरकार बनती है वो जनता के द्वारा और जनता के हितों के लिए और जनता के विकास के लिए बनती है। इसलिए ये जो सरकार होती है लोकतांत्रिक सरकार, जब तक इसे जनता का समर्थन मिलता है ये सरकार बनी रहती है। अगर सरकार कोई
जनता के हित के लिए या जनता के जो चाह के अनुसार काम नहीं करेगी तो जनता जो है आने वाले चुनावों से हटा देती है। इस कारण जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इन प्रतिनिधियों द्वारा शासन में भाग लेती है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि सरकार जनता ने चुनी है तो सारी शक्ति भी जनता के हाथ में, और नियमित समय पर चुनाव भी होते रहते हैं। जनता अपने प्रतिनिधियों को दोबारा चुनती है। जनता यदि पुराने प्रतिनिधियों के कार्यों से संतुष्ट हैं तो उनके स्थान पर नए प्रतिनिधि चुन सकती है। अगर प्रतिनिधि को कोई ऐसा काम करा है जिससे जनता असंतुष्ट है तो उसे उसके स्थान पर अगले चुनाव में किसी दूसरे प्रतिनिधि को चुन लेती है। वर्तमान लोकतंत्र को उदार लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के अधिकार और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखे जाते हैं और जनता के विकास के करे जाते हैं। क्योंकि जो उदार लोकतांत्रिक राज्य होता है ये एक ऐसा राज्य होता है जो जनता के विकास के कार्य करता है। बात करते हैं उदार लोकतांत्रिक राज्य की विशेषताएं। जैसा कि इसकी पहली विशेषता है, उदार लोकतांत्रिक राज्य नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्योंकि उदार लोकतांत्रिक राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें जनता के विकास के कार्य किए जाते हैं, क्योंकि सरकार ही जनता की होती है, इसलिए ये नागरिकों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता और अधिकार यानी मौलिक अधिकार प्रदान करता है। दूसरी विशेषता है, उदार लोकतांत्रिक राज्य समानता के अधिकार पर आधारित होते हैं। क्योंकि ये जो लोकतांत्रिक सरकार है इसमें कोई भी ऊंचा नीचा या जाति या भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते, बल्कि यहाँ पर जो भी काम करे जाते हैं वो सब समानता स्थापित करने के काम किए जाते हैं। इसलिए उदार लोकतांत्रिक राज्य समानता के अधिकार पर आधारित होता है। तीसरा पॉइंट है, उदार लोकतांत्रिक राज्य में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था होती है। क्योंकि उदार लोकतांत्रिक राज्य में जो सरकार बनती है वो सरकार स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से बनती है। क्योंकि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यहां पर एक चुनाव आयोग की व्यवस्था की जाती है और उसके द्वारा ही यहां पर चुनाव होते हैं। उदार लोकतांत्रिक राज्य में लोक कल्याणकारी कार्य भी किए जाते हैं। यहां पर जो भी काम किए जाते हैं जनता के कल्याण के कार्य किए जाते हैं। निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और जनता के विकास के कार्य हैं, उनके कल्याण के कार्य राज्य करता है। इसलिए राज्य यहां पर जो है वो उदार है। उदार लोकतांत्रिक राज्य में शासन और प्रशासन में जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में सबसे इंपॉर्टेंट होती है जनता। जनता को शासन में भी भागीदारी बनाया जाता है और यहां तक कि प्रशासन जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन उसमें भी जनता की भागीदारी बनाया जाता है। क्योंकि इनका मानना है लोक कल्याण से ही देश की तरक्की होगी और लोक कल्याण, जनता की भागीदारी जब सुनिश्चित होगी शासन में और प्रशासन में तो शासन भी, लोकतांत्रिक सरकार भी अच्छी काम करेगी जनता के हित के लिए और प्रशासन भी जनता के हित के लिए कार्य करेगा। इसलिए शासन और प्रशासन में जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट है, उदार लोकतांत्रिक राज्य में संविधान पर आधारित कानूनों का शासन पाया जाता है। क्योंकि उदार लोकतांत्रिक राज्य में कानूनों का निर्माण किया जाता है, संविधान को इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहां पर जो भी काम होते हैं संविधान के अनुसार बनाए गए जो कानून होते हैं, कानून के माध्यम से ही सारे काम होते हैं। अगर कानून नहीं होंगे तो यहां पर अराजकता का वातावरण हो जाएगा। इससे ताकतवर व्यक्ति कमजोर के अधिकारों को छीन लेगा। यहां पर कानून के माध्यम से सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार और सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिससे समानता स्थापित होती है। तो यहां उदार लोकतांत्रिक राज्य के बारे में बात करी। अब हम बात करें स्वतंत्रतावाद क्या होता है। स्वतंत्रतावाद पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यह आपके जून 2024 का तीसरा क्वेश्चन आया था, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रतावादी व्यक्ति के आत्मस्वामित्व यानी सेल्फ ऑनरशिप में विचार पर बल देते हैं और ये कहते हैं कि व्यक्ति को उसके सेल्फ ऑनरशिप होनी चाहिए, व्यक्ति को संपूर्ण फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए और उसको बहुत सारी स्वतंत्रता मिले। जब व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होगी जब ही तो वो अपने पूर्ण फैसले लेगा अपने विकास करने के लिए। आत्मस्वामित्व का विचार कांट द्वारा, यानी जो एक कांट हमारे एक विचारक थे उन्होंने स्वतंत्रतावादी में विचार दिए। उनके अनुसार लोगों को अपने आप में साध्य मानने के सूत्र का ही एक रूप है। इसका अर्थ होता है हर व्यक्ति खुद अपना मालिक है। ये तो बात फैक्ट है कि जब देश में अगर व्यक्ति दे रहा है वो खुद का मालिक है, इसलिए उसकी जिंदगी में किसी को भी ऐसा दखल नहीं देना चाहिए जिससे उसकी आत्मस्वामित्व का उल्लंघन हो, यानी उसके अधिकार या उसके जीने के रास्ते में कोई अड़चन डाले। इसलिए व्यक्ति अपने आप में खुद अपना मालिक है, इसलिए सारे फैसले भी स्वयं ले सकता है। लेकिन यहां पर संविधान को रखा गया है क्योंकि यहां पर जो फैसले अगर व्यक्ति लेगा, अगर वो गलत फैसला ले, इसलिए कानून बनाए गए। इसलिए व्यक्ति को कानून के माध्यम से स्वतंत्रता देनी चाहिए। समाज में निजी संपत्ति का अधिकार होना चाहिए क्योंकि व्यक्ति के पास इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने पास संपत्ति रख सके, क्योंकि संपत्ति जो है उसने अपनी मेहनत से कमाई है। इसलिए राज्य को उसकी संपत्ति को नहीं छीनना चाहिए और राज्य के स्वतंत्रता और यानी जनता के जो अधिकार स्वतंत्रता उसे भी नहीं छीनना चाहिए। तथा एक न्यूनतम सरकार होनी चाहिए।
व्यक्ति की स्वतंत्रता वे मौलिक मूल्य है जो हर सामाजिक संबंध, आर्थिक लेन देन तथा राजनीतिक व्यवस्था के मूल में रहती है। वे स्वतंत्रता को प्रत्येक क्षेत्र में देखना चाहते हैं। व्यक्ति को दूसरे की स्वतंत्रता को क्षति पहुंचाए बिना जो चाहे कर सकने में स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी एक व्यक्ति को स्वतंत्रता ऐसी मिलनी चाहिए ताकि वो दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ना करे और वो अपनी स्वतंत्रता का पालन करता रहे, और ऐसी स्वतंत्रता हम संविधान और कानून के माध्यम से ही प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की अवधारणा। तो इसके अंदर है स्वतंत्रतावादी राज्य के दबाव में की अपेक्षा लोगों की ऐच्छिक सहयोग को समर्थन देता है। यानी स्वतंत्रतावादी जितने भी विचारक हैं वो राज्य के दबाव से ज्यादा लोगों की ऐच्छिक सहयोग को समर्थन करते हैं। जो लोग हैं उन्हें पूरा अपना ऐच्छिक सहयोग होना चाहिए और उसे पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसे क्या काम करना है। इसलिए जनता के ऊपर यानी व्यक्ति के ऊपर राज्य को बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना चाहिए। दूसरा है स्वतंत्रतावादी कानून के समक्ष सबकी औपचारिक समानता का समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि स्वतंत्रता का जो प्रयोग कर रहा है वो कानून के माध्यम से औपचारिक समानता का समर्थन करते हैं कि कानून के माध्यम से ही व्यक्ति स्वतंत्रता भी प्राप्त कर लेगा और स्वतंत्रता का पालन भी करेगा और साथ में समाज में समानता भी स्थापित हो जाएगी। स्वतंत्रतावादी प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के हस्तक्षेप से मुक्त होने का समर्थन करते हैं। कहते हैं कि हर व्यक्ति को समाज में यानी अगर एक व्यक्ति अपने अधिकार स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है या वो व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसे दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपनी स्वतंत्रता का पालन करने के लिए मुक्त होना चाहिए। ठीक है, एक तरह से कहते हैं ना कर्तव्य का पालन, अपने अधिकार स्वतंत्रता का प्रयोग करो और हमारा कर्तव्य ये बनेगा कि हम दूसरे की स्वतंत्रता और अधिकारों में हस्तक्षेप ना करें ताकि वो भी अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करके अपना विकास कर सके। नेक्स्ट है स्वतंत्रतावादी समाज में निजी संपत्ति के अधिकार और स्वतंत्र बाजार का समर्थन करते हैं। यहाँ पर निजी संपत्ति के अधिकार का इन्होंने समर्थन करा और स्वतंत्र बाजार का भी समर्थन करा, जिसे उदारवाद ने बोला कि हर व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता चाहिए वो अपनी निजी संपत्ति भी रख सके और स्वतंत्र बाजार में अपनी अर्थव्यवस्था स्थापित, बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित करके व्यापार कर सके और व्यापार में जितना वो चाहे धन खर्च करे और वो व्यापार को जितना बढ़ाना है बढ़ाए, उस पर सरकार को बिल्कुल भी या राज्य को उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग युद्ध की व्याख्या कीजिए। एक तरह से वर्ग युद्ध की जो व्याख्या है वो कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष यानी जो वर्गों के बीच में जो क्रांति है उसके बारे में बात करेंगे। कार्ल मार्क्स के वर्ग युद्ध के सिद्धांत तर्क की समझ में दो प्रतिस्पर्धा वर्ग होते हैं। यानी इनका मानना है कार्ल मार्क्स के अनुसार जो वर्ग युद्ध है उसमें सदैव हमेशा दो वर्ग होते हैं और दोनों वर्गों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। दो वर्ग कौन कौन से? एक शक्तिशाली वर्ग, एक कमजोर वर्ग। हमेशा शक्तिशाली वर्ग अपने धन को बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित करता है और उस फैक्ट्रियों में यानी वो धन के माध्यम से काम करवाता है, और जो शक्तिहीन वर्ग है वो पैसा कमाने के लिए, अपना दो वक्त की रोटी चलाने के लिए यानी अपना लालन पालन करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए वो शक्तिशाली वर्ग की फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करता है। इसलिए दोनों वर्गों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग के श्रम द्वारा बनाए गए अधिशेष मूल्य को हड़प कर उनका शोषण करता है। यहाँ पर मानना यह है मार्क्स का कि जो समाज में जो पैसा लगाया है, फैक्ट्रियां खोली है, अमीर ने खोली है, जिसमें जो उत्पादन होता है वो उत्पादन शक्तिहीन वर्ग के मेहनत से होता है। इसलिए जो अतिरिक्त मूल्य, जैसे कि किसी एग्जाम्पल के लिए किसी शक्तिशाली वर्ग ने अपनी फैक्ट्री में किसी एक वस्तु पर उन्हें 10 रुपये खर्च करे और वो वस्तु 10 रुपये खर्च करने के बाद 10 रुपये खर्च करके उसका उत्पादन, उसका जो वस्तु बनाई है वो शक्तिहीन वर्गों ने, मजदूरों ने बनाई है और वो मार्केट में जाके वो 100 रुपये की बेचते हैं। इसका मतलब ये कि जो 90 रुपये का जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त मूल्य है वो मूल्य जो है ना वो मजदूरों का होता है, लेकिन वो 90 रुपये कौन लेके जाता है? अमीर। यानी 10 रुपये लागत लगा के उसे 100 रुपये की जो चीज़ बनाई है वो अमीर ने नहीं बनाई, वो बनाई है मजदूरों ने। ये कार्ल मार्क्स कहता है। इसलिए यहाँ पर वर्ग संघर्ष चलता है, लेकिन उसे केवल अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक मजदूरी ही मिलती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनका मजदूरी भी, जैसे वो छुट्टी कर लेते हैं तो मजदूरी भी ढंग से नहीं मिल पाती, इसलिए शोषण होता रहता है इनका। श्रम का ये शोषण पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच टकराव पैदा करता है। मार्क्स का मानना था कि जैसे जैसे समाज में पूंजीपति वर्ग विकसित होगा वैसे वैसे मजदूर वर्ग का शोषण बढ़ेगा। ये शोषण अनिवार्य रूप से एक सर्वहारा क्रांति की ओर ले जाएगा, अर्थात वर्ग संघर्ष या वर्ग युद्ध को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने बोला जब दोनों वर्गों में जब शक्तिशाली वर्ग गरीबों का शोषण करेगा, शोषण से परेशान होकर क्या होगा? दोनों वर्गों में क्रांति होगी। क्रांति यानी वर्ग युद्ध होगा और दोनों क्रांति होगी। क्रांति में हमेशा जीतेगा कौन?
वो जिसकी सदस्य संख्या ज़्यादा होती है, समाज में हमेशा मजदूर यानी शक्तिहीन वर्ग ज़्यादा होते हैं, वो सारे पूंजीपति वर्ग का खात्मा कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर वर्ग संघर्ष रहता है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा जैसे कि वर्ग युद्ध या वर्ग संघर्ष का कारण आर्थिक कारक है। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो वर्ग युद्ध हुआ है ना, इसका सबसे बड़ा कारण है आर्थिक कारक, क्योंकि समाज की अधिकतर पूंजी शक्तिशाली वर्ग के पास है। उस पूंजी का प्रयोग करके वो गरीबों का शोषण करता है। यानी सारी फसाद का कारण, यानी जो वर्ग संघर्ष का सबसे बड़ा कारण उन्होंने आर्थिक कारक को माना है। दूसरा है, समाज में सदैव दो वर्ग होते हैं, और कार्ल मार्क्स ने बोला कि समाज में जब दो वर्ग होंगे, शक्तिशाली वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, और इनमें दोनों में शोषण होगा, और जो दोनों में अगर शोषण होगा यानी शक्तिशाली वर्ग गरीबों का शोषण करेंगे और दोनों में संघर्ष होगा, तो डेफिनेटली वर्ग युद्ध को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, पूंजीवादी समाज में मजदूरों का शोषण होता है। जाहिर सी बात है, पूंजीवादी समाज जो आर्थिक तत्वों के आधार पर जो समाज वर्ग संपन्न समाज बनाया, जिसमें समाज में दो वर्ग होते हैं, वो समाज जो बनाया वो अमीरों ने बनाया है अपने पैसों के दम पर, अपने लालच के लिए, अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, जिसके कारण सदैव वो इस समाज में गरीबों का शोषण ही करता है। क्योंकि वो शोषण करेगा, गरीब ना तो सरकार किसकी है, अमीरों की है, गरीबों की बिल्कुल कुछ नहीं है। क्योंकि गरीब अगर सरकार से मांग करेंगे, जो भी सरकार कानून बना रही है, कोई फैसला ले रही है, वो सब पूंजीपति वर्ग है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने सरकार बनाने में अपना योगदान दिया है। फिर एक क्रांति द्वारा वर्ग युद्ध का अंत हो जाएगा जब दोनों वर्गों में क्रांति होगी। कार्ल मार्क्स कहता है कि इन दो क्रांति में दोनों वर्गों में से एक वर्ग जीतेगा और एक हारेगा। और जीतेगा कौन? जिसकी सदस्य संख्या ज्यादा होगी। समाज में हमेशा गरीब ज्यादा होते हैं, इसलिए गरीब सारे शक्तिशाली वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग का खात्मा कर देंगे, और इस वर्ग में क्रांति में जो जीत होगी वो होगी वर्ग युद्ध के अंदर शक्तिहीन वर्ग यानी मजदूर या श्रमिक वर्ग की। और यहाँ पर सारे जो क्रांति के अंदर सारे शक्तिशाली वर्ग का अंत हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रांति के बाद साम्यवादी शासन की स्थापना। कार्ल मार्क्स कहते हैं वर्ग युद्ध के अंदर जो समाज क्रांति के बाद जो गरीबों की, जब समाज में केवल एक ही वर्ग बचेगा जिसे कहते हैं वर्गविहीन समाज। इस वर्गविहीन समाज में जो सरकार बनेगी वो गरीब अपने में से एक सरकार का निर्माण करेंगे, और जो सरकार बनेगी वो भी गरीबों की होगी। अब जो गरीबों की सरकार होगी तो वो गरीबों के हित के लिए कार्य करेगी। इस तरह से साम्यवादी सरकार जो होती है वो गरीबों की सरकार होती है। कार्ल मार्क्स का यही टारगेट है, यही है कि जब साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाएगी, समाज में जो शोषण है वो अंत हो जाएगा, क्योंकि गरीबों की सरकार होगी साम्यवादी, वो जनता को गरीबों यानी शक्तिहीन वर्गों के हित के लिए कार्य करेगी। इस तरह से वर्ग युद्ध। अब बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन। बच्चों, ये जो जून 2024 में जो पांचवा क्वेश्चन जो है वो उसमें दो शॉर्ट टिप्पणी आएंगे। एक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर जॉर्ज लुकाक्स के विचार, और दूसरा एक और है इसके अंदर खा। तो दोनों ही टिप्पणी करनी होगी। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चनों में से छोड़ोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन करना, अगर शॉर्ट टिप्पणी छोड़ोगे तो आपको दो करनी पड़ेगी। इसलिए लुकाक्स के क्या विचार है देखते हैं। जॉर्ज लुकाक्स का जन्म हंगरी में 15 अप्रैल 1885 में इसका जन्म हुआ था। उन्होंने बुडापेस्ट विश्वविद्यालय में स्नातक होकर बर्लिन तथा हैडेलबर्ग विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। आरंभ में लुकाक्स पर प्लेटो और हेगल के विचारों का काफी प्रभाव भी पड़ा, परंतु बाद में मार्क्सवाद ने उन्हें काफी प्रभावित किया और ये मार्क्सवाद की विचारधारा की ओर अग्रसर हुए। इसलिए हंगरी के साम्यवादी दल के सदस्य बनकर साम्यवादी आंदोलन से जुड़ गए और उन्होंने साम्यवादी दल के साथ रहकर जनता के हित के कार्य करे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर जॉर्ज लुकाक्स के क्या विचार थे? इन्होंने लुकाक्स ने जो था कार्ल मार्क्स के विचारों को स्वीकार तो करा, लेकिन उसके अंदर जो कमियां थी उस कमियों को उन्होंने और एडवांस करके बताया। जैसे लुकाक्स का मानना था कि पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए केवल सर्वहारा वर्ग का होना पर्याप्त नहीं था, जो शक्तिहीन वर्ग है। ये कहते हैं कि पूंजीवादी समाज ये जो समाज बना है, जो पूंजीपतियों का समाज है, इस समाज को जो है ना सर्वहारा वर्ग का यहाँ पर जो संज्ञा है वो मजदूरों वर्ग की बात की, जैसे कि मैंने वर्ग संघर्ष में शक्तिहीन वर्ग के बारे में बताया। तो यहाँ पर सर्वहारा वर्ग पर्याप्त नहीं है। कार्ल मार्क्स कहता पर्याप्त है, क्योंकि जो पूंजीवादी समाज है इसका अंत केवल सर्वहारा वर्ग ही करेगा, लेकिन लुकाक्स इसको स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं उनके अनुसार सर्वहारा वर्ग के अस्तित्व के साथ उसमें क्रांति चेतना का होना भी आवश्यक है। यानी जो सर्वहारा वर्ग है वो पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने में सक्षम है जब तक उस सर्वहारा वर्ग के अंदर क्रांति की चेतना नहीं होगी। नेक्स्ट है, लुकाक्स ने मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का खंडन किया। उन्होंने तर्क दिया कि एक वर्ग का शासन दूसरे पर केवल आर्थिक और भौतिक शक्ति पर निर्भर नहीं है। कार्ल मार्क्स कहता है कि अगर किसी एक वर्ग ने दूसरे वर्ग के ऊपर अगर अपना अधिकार या शोषण कर रहा है तो वो आर्थिक तत्व या भौतिक शक्ति पर है, लेकिन लुकाक्स कहता है कि वो ही नहीं है, बल्कि उनकी चेतना और योग्यता पर भी निर्भर करता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप शोषित भी होते हैं। नेक्स्ट है, लुकाक्स ने मार्क्सवाद के विचारों में संशोधन किया और कहा कि भौतिक परिस्थितियां इतिहास को नहीं बदल सकती। उन्होंने मार्क्स के प्रमुख आधार ऐतिहासिक भौतिकवाद का विरोध किया।
नेक्स्ट है लुकाक्स के अनुसार केवल सर्वहारा वर्ग का शोषण तथा उसका अलगाव होना क्रांति लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी जो सर्वहारा वर्ग जो शोषण होगा और वो क्रांति लाएगा, उससे समाज में बदलाव हो, ये पर्याप्त नहीं है। क्रांति लाने के लिए आवश्यक ही सर्वहारा वर्ग शोषण व अलगाव के प्रति सचेत हो, जब ही वो वहां पर क्रांति करके बदलाव ला सकते हैं। तो ये कहा था। अब बात करते हैं पांचवे की खा की समाजवाद का अर्थ, यानी समाजवाद होता क्या है। वास्तव में समाजवाद एक तरह से ये एक मार्क्सवादी विचारधारा कही जाएंगे। समाजवादी विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विकास के स्थान पर सामाजिक कल्याण और समानता पर बल देती है। समाजवाद का केंद्र बिंदु सामाजिक क्षेत्र और आधार बिंदु सामाजिक समानता है, क्योंकि समाजवाद ने हमेशा समाज की बात करी है। उनने बोला कि समाज के अंदर किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग के नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों के हित के कार्य करने चाहिए। ये विचारधारा इस बात पर बल देती है, यानी समाजवादी ये बोलते हैं कि समाज में उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए। यानी जो भी यहाँ पर अर्थव्यवस्था होनी चाहिए या उत्पादन और वितरण जो भी हो रहा है, उस पर केवल सरकारी होल्ड चाहिए। यहाँ गवर्नमेंट सेक्टरों को इनने प्रेफरेंस दिया। यानी ये जो समर्थन करता है कि समाज में पूंजीवाद नहीं बल्कि समाजवाद होना चाहिए और समाज में उत्पादन और वितरण सब सरकार के हाथ में होने चाहिए। इस पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए, यानी जो उत्पादन और वितरण है उन पर सरकार का कठोर नियंत्रण होना चाहिए। इनका प्रयोग सामाजिक हितों के लिए करना चाहिए। समाजवादी विचारधारा सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक उपायों को श्रेष्ठ मानती है और ये कहती है कि जो भी परिवर्तन समाज में आर्थिक परिवर्तन होना या सामाजिक परिवर्तन होना, वो शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के अनुसार होना चाहिए, कानून के माध्यम से। अतः समाजवाद की विशेषता निम्नलिखित है। तो बच्चे ये शॉर्ट में आपको मैं समझा रहा हूँ, इसे ध्यान से समझिएगा। और इस तरह से अगर विस्तार से अगर आपको इस वीडियो या इन चैप्टरों को या इन क्वेश्चनों को चाहिए तो हमारे चैनल पे हमारी जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसको अच्छे से देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी प्ले लिस्ट डाल दूंगा। पहला है उत्पादन और वितरण दोनों संपूर्ण समाज की संपत्ति है। समाजवादी की पहली विशेषता ये कि जो भी उत्पादन और वितरण जो है वो समाज की संपत्ति है, यानी किसी एक वर्ग एक जाति का नहीं है, बल्कि समाज के जितने भी वर्ग और जाति के लोग रहते हैं उन सबका अधिकार है उत्पादन और वितरण पर। क्योंकि उत्पादन और वितरण सरकार ने है और वो सरकार ने जो बनाया वो टैक्स के लिए, गरीबों के लिए बनाया, इसलिए उत्पादन और वितरण दोनों संपूर्ण समाज की संपत्ति मानते हैं। आर्थिक समस्याओं का समाधान नियोजन के माध्यम से। समाजवादी हमेशा कहते हैं कि आर्थिक समस्या को जो समाधान होगा वो केवल प्लानिंग के द्वारा, नियोजन के माध्यम से, और नियोजन जो बनाएगी वो सरकार बनाएगी। समाज को अधिक महत्व देते हैं। ये किसी एक समुदाय या एक व्यक्ति को नहीं बल्कि इस समाज को, समाज के जितने भी वर्ग और समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इस समाज को ज़्यादा महत्व देते हैं समाजवाद, क्योंकि जो भी काम होता है समाज के नहीं होता। उत्पादन और वितरण दोनों राज्य द्वारा संभव है। कर प्रणाली को अपनाने का समर्थन करते हैं। कहते हैं कि जो सरकार है उन्हें टैक्स के द्वारा ही पैसा मिलेगा, यानी जो टैक्स है अमीरों से लेकर गरीबों पे खर्च करना चाहिए। इस तरह से ये जो बात करी हमने समाजवाद की बात करी, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं भाग सेकंड के बारे में। भाग सेकंड है रूढ़िवादिकता से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। भाग सेकंड में 5 क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन इनमें से आप सिलेक्ट करके आप टोटल इस पूरे 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करेंगे। पहला रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पक्ष की अपेक्षा विरोध अधिक करती है। मैं आपको बता दूं सामान्य शब्दों में रूढ़िवादिकता क्या होती है। रूढ़िवाद होते हैं जो पुरानी सोच रखने वाले होते हैं। जैसे देखते हो ना कि पुरानी सोच रखने वाले जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, शहरी में भी है, लेकिन वो समाज के साथ अपने आप को बदलते नहीं, यानी वो अपनी पूरी पुरानी जो रीति रिवाज है उसका पालन करते हैं और उस समाज में कुछ बदलाव का वो समर्थन नहीं करते, बल्कि ये अधिकतर हर चीज में जो समाज जो समय के साथ साथ बदलता है उसका हमेशा ये विरोधी करते हैं। रूढ़िवाद की अवधारणा के अनेक अर्थ लिए जा सकते हैं। रूढ़िवाद उस सीमा तक एक नकारात्मक विचारधारा है, क्योंकि रूढ़िवादिकता को हम एक नकारात्मक विचारधारा की तरफ रहते हैं, क्योंकि ये अपनी बात पे अटल रहते हैं और वो समय के साथ दूसरी बात पे बिल्कुल वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी विचारधारा हमारी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार ही समाज में लोग आचरण करें, यानी अपनी बात को बिल्कुल नहीं बदलते, पुरानी सोच पे पुराने तौर तरीकों पर जिंदा रहते हैं। रूढ़िवादी विचारधारा अपने पूर्वजों के तौर तरीकों को अपनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और समाज में किसी भी परिवर्तन का समर्थन नहीं करते। ये विचारधारा अपने इतिहास और परंपराओं के रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं। तो समझ में आया ना, रूढ़िवादिकता, रूढ़िवादी वही है जो प्राचीन काल जो पुराने तौर तरीकों पर रहते हैं। देखते नहीं हो हमारे जैसे कि रिश्तेदारों में भी और गांव देहातों में लोग ऐसे होते हैं जो पुराने जो 100 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, जो अपने पुराने रीति रिवाजों पर ही चलते हैं, नए समाज को स्वीकार नहीं करते। उनका पहनावा खान पान सब पुराना होता है। पहला है इतिहास का दूसरा नाम अनुभव है, क्योंकि ये जो रूढ़िवादी लोग होते हैं ये अनुभवी होते हैं, क्योंकि पुराने इन्होंने बहुत वक्त देखा है।
रूढ़िवाद के लिए रूढ़िवाद इतिहास को मौलिक मानता है, परंपरा प्रति उनका घनिष्ठ लगाव होता है। ये सबसे ज़्यादा अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ते, इनका लगाव सबसे ज़्यादा अपनी परंपराओं पर रहता है, जो पुरानी परंपरा इनकी चली आ रही है। देखा होगा बहुत सारे आदिवासी लोग हैं जो अपनी परंपराओं को, रीति रिवाजों को नहीं छोड़ते, वो रूढ़िवादिकता है। रूढ़िवादियों के अनुसार समाज के बिना व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। कहते हैं अगर बिना रूढ़िवादिता के समाज में व्यक्तियों का अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है जिन्हें कभी समाज से अलग नहीं किया जा सकता, और समाज के बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं करेगा। अगर व्यक्ति समाज में रहेगा तो समाज के तौर तरीके के हिसाब से भी अपना जीवन यापन करेगा। इसलिए व्यक्ति कहते हैं कि समाज के बाहर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। रूढ़िवादियों के अनुसार समाज का स्वरूप जैविक है। रूढ़िवादियों के लिए स्वतंत्रता लोगों द्वारा उनके कर्तव्य का पालन करना है। नेक्स्ट है, रूढ़िवादियों के अनुसार शक्ति समाज का अनिवार्य अंग है तथा समाज सत्ता द्वारा लोगों को निर्देशन, समर्थन और सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, रूढ़िवादी संपत्ति को अव्यवस्था तथा अराजकता से सुरक्षित रखने की मांग करते हैं, क्योंकि उनके लिए संपत्ति का विशेष महत्व है, क्योंकि संपत्ति इनकी पूर्वजों की है। क्योंकि संपत्ति सुरक्षा प्रदान करती है, आत्मविश्वास पैदा करती है और सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहन करती है। नेक्स्ट है, रूढ़िवाद धर्म तथा नैतिकता पर बल देते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि जब मन मानस रूढ़िवादिकता से दूर हो जाता है तो वे पागलपन से ग्रस्त होकर संतुलन खो बैठता है। धर्म एक आध्यात्मिक तत्व है जो समाज को एक नैतिक ढांचा प्रदान करती है और व्यक्ति को जो सही रास्ते पर जो लाती है वो लाती है धर्म, और धर्म ही व्यक्ति की जो बुद्धि है उसे भ्रष्ट होने से रोकती है। तो इस तरह से रूढ़िवादिकता। बात करते हैं कट्टरवाद की बुनियादी विशेषताओं को गिनाइए और उनका वर्णन कीजिए। कट्टरवाद क्या होता है बेटा? जैसा कि आपको पता है, कट्टरवाद होता है किसी चीज के लिए कट्टर रहना, अपनी बात को बदलना ही नहीं। जैसे बहुत से जाति के लोग हैं वो अपनी बात पर अटल रहते हैं, धर्म के लोग हैं अपने अपने आप को कट्टर मानते हैं, धार्मिक कट्टरतावाद भी है, जातीय कट्टरतावाद भी है, और बहुत सारे अपने अपने विचारधारा के कट्टरवादी जो लोग होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कट्टरतावाद क्या है? कट्टरतावाद का अर्थ किन्हीं सुनिश्चित मूल विश्वासों में आस्था रखना है। इस प्रकार फांसीवाद, साम्यवाद के रूप में सर्वसत्तावाद को भी कट्टरवाद कहा जा सकता है। जैसे फांसीवाद है वो अपनी शक्ति को एकता के रूप में समझते हैं, वो भी एक कट्टरतावाद है। नाजीवाद, ये भी एक कट्टरतावाद है। एक लोकतांत्रिक सरकार होती है वो भी कट्टरतावाद है। एक तरह से एक तानाशाही होती है वो भी कट्टरतावाद है। एक सर्वसत्तावादी है वो भी कट्टरतावाद कहा जाता है। कट्टरतावाद अनिवार्य रूप से धार्मिक ही नहीं होता, बल्कि हम कहते हैं कि जो धार्मिक रूप से व्यक्ति कट्टर होता है, अपने धर्म को ही इंपॉर्टेंस देता है, दूसरे धर्मों को घृणा करता है, नहीं, धर्म में ही कट्टरतावाद नहीं मान सकते। कट्टरतावाद एक सेकुलर शब्द है। कट्टरतावाद जाति में भी आ जाती है, भाषा में भी आ जाती है, क्षेत्र में भी आ जाती है। क्षेत्रीय कट्टरतावाद, अपने अपने क्षेत्र को इंपॉर्टेंस देना, धर्म में भी आ जाती है। व्यक्ति अपनी विचारधारा में कट्टर होता है, अपने परिवार के प्रति कट्टर होता है। तो कट्टरतावाद जो है ना हर रूप में देख जा सकता है, बल्कि ये गैर धार्मिक या वैचारिक भी हो सकता है। लेकिन रूप कोई भी हो, मत या नियमों को पूर्ण निष्ठा से पालन करना कट्टरतावाद है। रूप कोई सा भी हो कट्टरतावाद का, लेकिन इसके अंदर ये कहा गया है कट्टरतावाद वही होता है जो अपने नियमों को कठोरता से पालन करते हैं और अपने नियमों को बिल्कुल भी वो बदलते नहीं है। इसमें मूल सिद्धांतों के प्रति एक निश्चित आस्था होती है। साधारण शब्दों में कहें कि कट्टरतावाद किसी धर्म, मत या विचारधारा के मौलिक सिद्धांतों में विश्वास का होना है। इसमें अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म या मत को नीचा मानना कट्टरतावाद कहलाता है। इस तरह से कट्टरतावाद की अवधारणा देश में अशांति का माहौल भी उत्पन्न करती है। कुछ इसकी विशेषताएं, जैसे कि किसी मत या नियमों को जटिलता से पालन करना। भाई जो भी कट्टरतावाद जिस धर्म या किसी चीज का होगा वो अपने नियमों को कठोरता से पालन करते हैं। कट्टरतावाद के अनेक रूप है, जैसे मैंने आपको जातीय कट्टरतावाद, धार्मिक कट्टरतावाद, भाषाई, क्षेत्रीय, है ना, पारिवारिक कट्टरतावाद। अपने अपने मत व नियमों को सर्वश्रेष्ठ मानना और दूसरे के मतों को नीचे दिखाना। ये कट्टरतावादी व्यक्ति जो है ना, इनके सामने कुछ भी बोलते रहो, वो अपनी ही बात को ही मानेंगे, अपने नियमों और तौर तरीकों को भी पालन करेंगे, दूसरों को नहीं मानेंगे। इसे कहते हैं कट्टरतावाद की दूसरे के मतों को बिल्कुल भी नहीं मानना, उन्हें नीचे दिखाना। आस्था और विश्वास पर आधारित कट्टरतावादी जो है ना अपने आस्था बहुत रखते हैं। हर जिसमें ये कट्टरतावादी व्यक्ति हैं वो उसमें आस्था रखेगा और उसमें ज्यादा विश्वास रखेगा आगे मीच के। आदर्श के प्रति गुणगान और उनका अपने जो कट्टर जिसके प्रति वो कट्टर है उसकी वो गुणगान करेगा आदर्शों का। देश की एकता व अखंडता को खतरा भी होता है। जब कट्टरतावाद होते हैं ना उससे देश की एकता व अखंडता को भी खतरा होता है। इस तरह से कट्टरतावाद है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद पर एक टिप्पणी लिखिए। जी राष्ट्रवाद होता क्या है बच्चों? राष्ट्रवाद एक भावना है जिसका संबंध मातृभूमि, एक समान भाषा, एक आदर्श और ऐतिहासिक परंपरा, मान्यताओं व रीति रिवाजों से। तो राष्ट्रवादी वो व्यक्ति है जो अपने देश में रहने प्रति वो अपने देश के प्रति खूब
प्रेम करता है और वो देश के लिए अपनी जान भी देने के लिए राजी होता है। तो राष्ट्रवाद एक तरह से अपनी मातृभूमि से, अपनी भाषा से, अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से और अपने अपने जो समाज है उसके प्रति जो प्रेम करता है उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। वास्तव में 15वीं और 17वीं शताब्दी में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, भारत आदि देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। इसके अतिरिक्त इटली और जर्मनी के राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। यहाँ पर बहुत राष्ट्रवाद तेजी से फैला। इन देशों के निर्माता बिस्मार्क और काबुल है, क्योंकि बिस्मार्क और काबुल ने ही राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था और यहाँ से ही राष्ट्रवाद की जो मीनिंग थी और राष्ट्रवाद जो था तेजी से इनके बाद हर देशों में फैलने लगा था। फिर गुणगानों लगा। विश्व इतिहास के मान व्यक्तियों में की जाती है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का उद्देश्य अपने राष्ट्र अथवा देश के नागरिकों को एक सूत्र में बांधकर उनमें देश प्रेम की एकता, बंधुता और समानता की भावना उत्पन्न करना है। क्योंकि राष्ट्रवादी जो व्यक्ति होगा हर देश के नागरिक अपने नागरिकों में उन्हें एक सूत्र में बांधना और एकजुट करना, ताकि उनमें जो घृणा वो खत्म करके और देश के प्रति उनमें प्रेम भाव भरना ही राष्ट्रवाद होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी निश्चित क्षेत्र पर अब अपने पन की भावना उत्पन्न होती है तो राष्ट्रवाद कहलाती है। वास्तव में राष्ट्रवाद की विभिन्न उपागम है। पहला उपागम है मानवतावादी राष्ट्रवादी उपागम। जी, मानवतावादी उपागम राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण उपागम में से एक है। मानवतावादियों ने राष्ट्रवाद के विभिन्न संबंधों में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। मानवतावादियों के अनुसार जब किसी राष्ट्र या क्षेत्र में यानी किसी देश में रहने वाले जो लोग हैं एक समान भाषा और प्राचीन परंपराओं का उदय होता है तो वहां राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। इनके अनुसार राष्ट्रवाद की भावना में लोगों में एक समान भाषा और ऐतिहासिक परंपरा का विकास होता है और लोग एकजुट होते हैं। दूसरा है विस्तारवादी राष्ट्रवादी उपागम। जी, विस्तारवादी राष्ट्रवादी उपागम वालों का मानना है कि राष्ट्रवाद के अध्ययन के संबंध में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। विस्तारवादी विचारकों के अनुसार अविकसित देशों के विकास, सभ्यता और सांस्कृतिक विकास के लिए विकसित और सभ्य देशों के विस्तार को अधिक मानते हैं और ये कहते हैं कि हर देश को अपने देश के प्रति राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने के लिए उन्हें दूसरे देश के ऊपर कब्जा करके अपना विस्तार करना है। नेक्स्ट है मार्क्सवादी। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मार्क्सवादी उपागमों के विचारकों के अनुसार वर्गविहीन समाज अर्थात क्रांति के बाद शक्तिहीन वर्ग द्वारा स्थापित सरकार की स्थापना के बाद राष्ट्रवाद की भावना का उजागर बड़ी सफलता से होगा। जब क्रांति के बाद जब समाज में एक साम्यवादी सरकार बनेगी और साम्यवादी सरकार में जो लोगों में जो प्रेम की भावना और देश के प्रति प्रेम होगा उससे राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देने का समर्थन करा कि साम्यवाद में ही राष्ट्रवाद तेजी से पनपेगा और ये सब क्रांति के बाद संभव होगा। फिर नाजीवादी और फांसीवादी विचारधारा। नाजीवादी विचारधारा ने राष्ट्रवाद के अध्ययन में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया, क्योंकि जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद, हिटलर और मुसोलिनी ने इसका उदय किया और इन्होंने अपने देश के नागरिकों में, उनके रगों में अपने देश के प्रति प्रेम तेजी से भरा। इन नाजीवादी और फांसीवादी विचारधाराओं ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। फिर है उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी उपागम। जितने भी जो बड़े बड़े जो शक्तिशाली देश है जैसे ब्रिटेन जैसे देशों ने लोगों को विश्व के सारे देशों में उन्होंने अपना राज स्थापित किया। उनके शासन को जो उखाड़ फेंका था वो विकासशील देशों के जो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं उन्होंने उनके शासन को खत्म करा और अपने शासन को स्थापित किया। इसलिए कहा गया कि जो उपनिवेशवाद विरोधी जो राष्ट्रवादी व्यक्ति होते हैं वो तेजी से विकासशील देशों में अपना प्रभाव बढ़ाते हैं और ये जो इस प्रकार के जो राष्ट्रवादी जो व्यक्ति होते हैं ये किसी महाशक्ति या साम्राज्यवादी शक्ति को स्वीकार नहीं करते। तो ये राष्ट्रवाद के विभिन्न उपागम थे। अब बात करते हैं बहुसांस्कृतिकवाद। जैसा कि बहुसांस्कृतिकवाद होता क्या है, तो बहुसांस्कृतिकवाद एक साधारण शब्दों में कहूं, किसी देश में जब विभिन्न संस्कृति वाले लोग रहते हैं जिनकी भाषा, धर्म, परंपराएं, जैसे कि भारत के अंदर जैसे कि पहाड़ी लोग रहते हैं, जैसा कि दक्षिण भारत के लोग हैं, उत्तर भारत के लोग हैं और असम, मेघालय जैसे देशों में रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे संस्कृति और बहुत सारी परंपराओं वाले लोग ही तो रहते हैं, तो इन्हें हम बहुसांस्कृतिकवाद कहते हैं। संपूर्ण विश्व के देशों में विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म और संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार की संस्कृति को मानने वाले लोगों के साथ एक समान रूप से व्यवहार किया जाता है। यानी जब किसी देश में बहुत सारी संस्कृति वाले लोग रहते हैं, उन सभी संस्कृति को एक समान समझ के उन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र में जनता को अधिकार तो प्रदान करती है लेकिन समाज में भेदभाव पर उसने स्पष्ट नहीं किया। बहुसांस्कृतिकवाद केवल मूल्यों की बात नहीं करता बल्कि ये भी बताता है कि किसी व्यक्ति का जीवन उसकी संस्कृति के बिना अधूरा है। बहुसांस्कृतिकवाद वाले सभी संस्कृतियों को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं।
और ये लोगों के अंदर ये चेतना डालते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी संस्कृति का व्यक्ति हो, उसका जीवन बिना संस्कृति के नहीं है। इसलिए सभी व्यक्तियों को अपनी अपनी संस्कृति का पालन करना चाहिए और अपनी संस्कृति की रक्षा भी करनी चाहिए, और सभी संस्कृति सुरक्षित रहे, यही बहुसंस्कृतिवाद का प्रयास है। ये बहुसंस्कृतिवादी समर्थ जो विचारक होते हैं, ये सभी संस्कृतियों को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं और लोगों में चेतना उजागर करते हैं ताकि वो अपनी अपनी संस्कृति को बचा के रखें और उनकी रक्षा भी करें। अगर उनकी संस्कृति पे कोई प्रहार होता है तो उसके खिलाफ अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए वो विभिन्न प्रकार के भी प्रयास करें। बहुसंस्कृतिवाद की मान्यता पहला है विभिन्न समुदायों में भेदभाव को समाप्त करना। बहुसंस्कृतिवाद में जो समाज में बहुत सारे संस्कृति या बहुत सारे समुदाय हैं जो अलग अलग संस्कृतियों मानते हैं, इनका सबसे पहला मान्यता यह है कि उन सभी संस्कृतियों में जो भेदभाव है उनको समाप्त करना इनका काम है। दूसरा ने संस्कृति की पहचान को कायम रखना। बहुत सी संस्कृति जो देश के अंदर है वो कोई संस्कृति विलुप्त ना हो और सभी संस्कृति की पहचान बनी रहे, इसके संदर्भ में काम करने का काम भी बहुसंस्कृतिवाद का है। नेक्स्ट है विभिन्न संस्कृतियों को उत्थान के कार्य करना। जो संस्कृति पिछड़ी हुई है और जिन संस्कृतियों समाज में आगे नहीं आ पा रही है उनका विकास करना और उन्हें आगे लाना इस बहुसंस्कृतिवाद की विचारधारा का काम है। संस्कृति को आगे तक ले जाना, विभिन्न सांस्कृतिक समुदायों में समानता की स्थापना करना भी बहुसंस्कृतिवाद का काम है। पिछड़ी जातियों को विशेष सुविधा उपलब्ध कराना, यानी बहुत सी संस्कृति है जहाँ पर सरकार की विशेष सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही है, उनकी सुविधाओं को पहुँचाना और उन संस्कृति और उनकी पहचान को कायम रखने का काम भी बहुसंस्कृतिवाद का है। ये थोड़ा बहुसंस्कृतिवाद की मान्यता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है फांसीवाद। फांसीवाद होता क्या है? फांसीवाद को अंग्रेजी भाषा में फैसिज्म कहते हैं, जो लैटिन भाषा के साथ फैसियो से बना है, जिसका अर्थ होता है लकड़ियों का बंडल और कुल्हाड़ी। जी, फांसीवाद का जो शाब्दिक करते हैं वो है लकड़ियों का बंडल और कुल्हाड़ी। इस प्रकार फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो एकता, अनुशासन और शक्ति में विश्वास रखती है। जी, इस फांसीवाद के 3 मूल मंत्र हैं, यानी एकता, अनुशासन, डिसिप्लिन और शक्ति यानी पावर। ये 3 में ज्यादा विश्वास रखती है और जिस देश और जिस व्यक्ति के अंदर ये 3 चीज होगी वो समझ लो वो एक शक्तिशाली होगा, वो शक्तिशाली राष्ट्रवादी व्यक्ति होगा और उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। ये कट्टर देशभक्त होते हैं लोग। ठीक है। नेक्स्ट है फलस्वरूप फांसीवाद एक व्यक्ति के शासन में विश्वास रखते हैं। ये कहते थे फांसीवाद कि इस देश के अंदर शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास होनी चाहिए, पूरे देश को चलाने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए। शक्तियों का केंद्रीकरण यानी केंद्रीकृत सत्ता का समर्थन करा और इसके सदस्य काली कमीज पहना करते थे। और ये फांसीवाद का उदय इटली में मुसोलिन ने किया था। याद रखना, फांसीवाद का उदय इटली में मुसोलिन ने करा था और मुसोलिन की जितनी भी सेना थी वो अधिकतर काली कमीज पहना करते थे। इस विचारधारा प्रतिपादन प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में हुआ था इटली में। फांसीवाद का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद विभिन्न घटनाओं के कारण हुआ। जो इटली के ऊपर जो घटनाएं घटित हुई है इटली के अंदर, प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव पड़ा था उसके कारण इटली में बेनितो मुसोलिनी ने वहां पर फांसीवाद का उदय करा था और इटली को फिर अपने अस्तित्व में लाना और उसे एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित करना, इसकी वजह से बेनितो मुसोलिनी ने फांसीवाद का उदय करा था इटली के अंदर। फांसीवाद हिटलर तथा मुसोलिनी के साथ समाप्त नहीं हुआ, बल्कि नव फांसीवाद ब्रिटेन तथा अन्य जगह दस्तक दे रहा है। फांसीवाद तानाशाही को प्रोत्साहन और लोकतंत्र का विरोध। ये फांसीवाद जो थे ये लोकतंत्र को अपंग मानते हैं और ये लोकतंत्र को कभी स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि ये फांसीवाद तानाशाही को प्रोत्साहन देते हैं, सर्वसत्तावादी शासन को ये स्वीकार करते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति का शासन होना चाहिए और एक व्यक्ति पूरे देश को चलाएगा। अगर शक्ति बढ़ गई तो देश बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। ये फांसीवाद का मानना था। कुछ फांसीवाद के उदय के कारण है, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में इटली की आकांक्षाओं का पूरा ना होना, इसकी वजह से फांसीवाद का दिया। पूंजीपतियों का साम्यवाद से डर जाना। जो इटली के जो पूंजीपति वर्ग थे वो साम्यवाद से डर रहे थे, क्योंकि एक साम्यवाद जो था 1917 की क्रांति के बाद यूएसएसआर के अंदर तेजी से यूरोप के देशों में साम्यवाद बढ़ रहा था। इसलिए यहाँ के पूंजीपति जो डर रहे थे ना कि हमारे देश में साम्यवाद ना हो जाए, इसलिए वहां पर फांसीवाद आया। मुसोलिनी ने इन पूंजीपतियों को सुरक्षा सुरक्षा देने के लिए वादा करा और वहां पर इन पूंजीपतियों के सहयोग और देश के नागरिकों की वजह से यहाँ पर फांसीवाद का उदय हुआ। कमजोर लोकतांत्रिक सरकार थी, क्योंकि फांसीवाद के जो लोग थे लोकतंत्र को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे। यहाँ पर कमजोर लोकतांत्रिक सरकार थी, जिसकी वजह से यहाँ पर फांसीवाद आया। आर्थिक संकट तेजी से फैला, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में मैंने बताया कि विश्व में महामंदी छाई थी 1929 की। इस आर्थिक संकट की वजह से
उसमें भी इटली जूझ रहा था। तो इटली को आर्थिक संकट से निकालने के लिए एक ऐसे शक्तिशाली शासक की जरूरत थी जो इटली को एक आर्थिक रूप में आर्थिक संकट से निकाल सके। इसलिए आर्थिक संकट से निकालने का वादा बेनितो मुसोलिनी ने करा, इसलिए वहां पर फांसीवाद का उदय हुआ। और अशांति और अराजकता, क्योंकि जो इटली में अशांति और अराजकता का माहौल था, इस अशांति और अराजकता के माहौल को खत्म करने के लिए मुसोलिनी को वहां सत्ता दी और वहां पर फांसीवाद का उदय हुआ। ये जो फांसीवाद के कुछ कारण थे। अब बात करते हैं फांसीवाद के मूल सिद्धांत के बारे में, क्योंकि फांसीवाद का मूल सिद्धांत क्या था। मैं जैसे बताया कि फांसीवाद जो है एक दल के नेता में विश्वास रखते हैं, उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे। ये कहते हैं कि देश में जब तक आप उग्र राष्ट्रवादी अपने देश के प्रति कट्टर नहीं होंगे ना, जब तक आप देश का आगे नहीं ले जा सकते। अधिकार स्वतंत्रता को सीमित करते थे कि कहते थे कि लोगों को अधिकार स्वतंत्रता केवल उनकी आवश्यकता के अनुसार दो, और सारे अधिकार स्वतंत्रता सरकार अपने पास रखती थी। राज्य के साध्य रूप के समर्थक थे, कहते थे कि सारी शक्ति जो है राज्य के पास होनी चाहिए, ना कि नागरिकों के पास। बुद्धिवाद का विरोध करते थे, कहते हैं यहाँ पर बुद्धि नहीं बल्कि शक्ति को ज्यादा महत्व देते थे, कहते बुद्धि से कुछ नहीं होता। ये जो फांसीवादी व्यक्ति थे बुद्धि को कम, बिल्कुल इसका बुद्धि का विरोध करते थे और ये शक्ति में ज्यादा विश्वास रखते थे। इस तरह से ये फांसीवाद जो था इसके मूल सिद्धांत थे। ये हमने जो क्वेश्चन करा जून 2024 का क्वेश्चन करा। ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और MPS 001 की प्लेलिस्ट के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप वहां पर क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं।